हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज से 50 इयर्स पहले 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो इमरजेंसी इंपोज की गई थी उसको करंट गवर्नमेंट ने एज संविधान हत्या दिवस एक हिसाब से रिमेम्बर करने के लिए ये अनाउंस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर ये डेट याद रहनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर डेट को इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ठीक है, तो वो जून 25 है। ठीक है, 25 जून। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूरे 1 ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ मंथ पे, ठीक है, हाफ मंथ आपका 6 हुआ, तो 25 जून। ठीक है, बेसिकली होता यह है कि मई जून में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से आप 25 पर्टिकुलर आप डेट याद रखिए और मंथ के तौर पे बस इतना याद रखिए कि ईयर के बीच में हुआ था। तो 25 जून को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसको करंट गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा हम लोग संविधान हत्या दिवस उसको रिमेंबर करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि जो इमरजेंसी लगा के उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंजॉय की थी उसके बारे में, ठीक है, उसको हम लोग याद करेंगे। दूसरी चीज, जब इमरजेंसी हटी, फिर से इलेक्शन हुए और जनता गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई, तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक शाह कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, वो किस वजह से कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने क्या क्या मतलब एक्सेस इसमें मिस्टेक्स कमिट की थी, क्या क्या इन्होंने मतलब एक तरीके से गलत पावर्स यूज किया था। ठीक है, क्या क्या गलत किया था इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, उन सारी चीजों पे इंक्वायरी करेगी ये कमीशन। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आज तक जो नेशनल इमरजेंसी है हमारे यहाँ 3 बार लगी है। ठीक है, कब कब लगी है? 1962 से 68 ये पहली बार लगी थी। 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद फिर ये इमरजेंसी कंटिन्यू थी, क्योंकि पहले 1962 में आपका 1962 में पहले चाइना से वॉर हुआ, फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान से वॉर हुआ था। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चली थी आपकी 1968 तक। फिर 1971 में जो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, ठीक है, तो वो 1971 में ये तीसरी बार लगी इमरजेंसी। ठीक है, सॉरी, ये आपकी पहली बार, ये दूसरी बार। उसके बाद 1975 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई, वो थर्ड इमरजेंसी है। तो आज तक इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार इंपोज की गई है। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर डेटा याद रखना है कि आज तक नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ कितने बार इंपोज की गई, तो 3 बार इंपोज की गई है। दूसरी चीज, इसको रिवोक कब किया गया था? तो 21 मार्च 1977 को इसको रिवोक किया गया था, मतलब हटाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहली कि फर्स्ट टाइम कब लगी थी, सेकेंड टाइम कब लगी और क्यों लगी, और थर्ड टाइम कब लगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका इम्पोजिशन डेट और रिवोकेशन डेट दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर लगाया जाता है? तो एक तो जब कंट्री में वॉर चल रही हो, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री के साथ वॉर या फिर वॉर जैसी सिचुएशन हो, या फिर थर्ड कि हमारे यहाँ आर्म रिबेलियन हो जाए। ठीक है, इन 3 सिचुएशंस में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। सेकेंड आपका है कि प्रेसिडेंट रूल, वो आपका आर्टिकल 356 के अंदर इंपोज किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को ही हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये क्यों इंपोज किया जाता है, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है वो फेल कर जाती है, उसमें कई सारे सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, आप एक काम करेंगे, ये तीनों इमरजेंसी की डिटेल की किस किस सिचुएशन में लगाई जाती है, क्या इसके लिए मैंडेटरी सिचुएशंस हैं, किस किस सिचुएशन में लगाई जा सकती है, प्लस इसके लिए हमें पार्लियामेंट में किस तरीके की मेजोरिटी चाहिए, वो सारी चीजें आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लीजिए। थर्ड थिंग है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंदर लगाई जाती है, और आज तक हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं हम लोग कि 1991
92 के आसपास हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं की गई है, ठीक है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो। प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लग चुका है स्टेट में, जब आप देखते हैं कि हर स्टेट में 4-5 बार लग ही चुका है अभी तक। और बाकी आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात हुई तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि 3 बार लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है, आपको ये चीज दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि जो 1975 में इमरजेंसी इंपोज की गई थी, इसमें क्या चेंजेस किए गए थे, या फिर उसके बाद जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने क्या चेंजेस किए, यहाँ पे याद रखेंगे हम लोग। पहला तो है कि ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी। हम लोगों ने देखा कि जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो इमरजेंसी इंपोज किया था उसका रीजन दिया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है। लेकिन ये बहुत वेग टर्म है कि आप इंटरनल डिस्टरबेंस को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप किस चीज को इंटरनल डिस्टरबेंस मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया। उसके तहत इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन से, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक है कि जब हमारे यहाँ कंट्री में आर्म रिबेलियन होगा तभी हम लोग नेशनल इमरजेंसी इंपोज करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग है रिवोकेशन का, ठीक है, सॉरी ये इन्वोकेशन का, कि इमरजेंसी लगाई कब जाएगी, ठीक है। तो पहले ये था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चाहती, मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि वर्बली कॉल करके प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि इमरजेंसी लगाइए, ठीक है। बट जब ये 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो इन्होंने इस चीज को चेंज करके कर दिया कि अब जो है रिटन रिकमेंडेशन मैंडेटरी है कैबिनेट की, यूनियन कैबिनेट की। केवल प्राइम मिनिस्टर कॉल करके या फिर रिटन में दे के इमरजेंसी इंपोज नहीं करवा सकते हैं, पूरी कैबिनेट को रिटन में रिकमेंडेशन देना होगा इमरजेंसी के लिए, तभी इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग जो है पार्लियामेंट अप्रूवल का, कि पहले ऐसा होता था कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से आप सिंपल मेजोरिटी से अगर पास करवा लेते हैं तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस चीज को चेंज करके किया गया कि 1 मंथ के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये मतलब हुआ कि जैसे हाउस में, लोकसभा में आज की डेट में 550 मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है। तो एक तो ये 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होनी चाहिए, और ये जो 2/3 का नंबर आए, ठीक है, ये 225 प्लस 1 होना चाहिए इसके बराबर, मतलब 226 नंबर, एग्जैक्ट 226 लोग इसके फेवर में वोट करें तभी इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। मतलब इसको थोड़ा सा टफ बनाया गया कि लोग पॉलिटिकल गेन्स के चलते अगर इमरजेंसी इंपोज करना चाहें तो वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट चीज हम लोग याद रखेंगे कि रिवोकेशन के लिए, इन्वोकेशन के लिए मैंने देख लिया हम लोगों ने कि इन्वोकेशन के लिए अब रिटन रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, ठीक है। रिवोकेशन के लिए, इमरजेंसी हटाने के लिए पहले क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को रिवोक कर सकते थे, बट अब क्या हुआ है कि लोकसभा कैन फोर्स रिवोकेशन वाया डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है आपने पढ़ा होगा कि 50% प्लस 1, मतलब 225 1 26, ठीक है। तो 226 लोग केवल अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं लोकसभा में कि अब इमरजेंसी कंटिन्यू करने की कंडीशन नहीं है कंट्री में, तो इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्पेशल लोकसभा सिटिंग, पहले इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन आपके यहां नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया, इंपोज करने के विद इन 14 डेज में 1/10 अगर लोकसभा के मेंबर चाहें तो वो लोकसभा सिटिंग को बुला सकते हैं, ठीक, और उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज ऐड की गई है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहां देखते हैं कि पहले ये था कि जैसे ही इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती थी, आपका आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड कर दिया जाता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक। उसके बाद फिर है आर्टिकल 19 का सस्पेंशन से रिलेटेड। पहले ये था कि
किसी भी ग्राउंड पे इसको हम सस्पेंड कर देते थे, ठीक। लेकिन जब से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तब से इसको केवल और केवल अगर इमरजेंसी जो है वो वॉर, कोई वॉर चल रही है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन चल रहा है, उस केस में हम फ्रीडम ऑफ स्पीक एंड एक्सप्रेशन को, आर्टिकल 19 को केवल उसी कंडीशन में हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उसके तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्री में, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं लाया जा सकता। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर फिर से दे दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है कि अगर इमरजेंसी इंपोज की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। देश की इससे रिलेटेड भी यहाँ पे चेंजमेंट आए थे, इसको आपको याद रखना है कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो आर्टिकल, उससे रिलेटेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में दिया था, और इसके साथ साथ आर्टिकल 31 में भी मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इस चीज को यहां से रिमूव करके उसके बाद फिर एज अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेंशन कर दिया गया था आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो अभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, तो ये सही नहीं होगा, ये रॉन्ग है। आज की डेट में राइट जो प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है, साथ साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इस वजह से ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथ में आपको लक्ष्मीकांत से जाके इमरजेंसी वाला चैप्टर, तीनों इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी डिटेल में पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।